नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो देश का सवाल और मैं हूं अमित सिंह। सत्ता, शासन और सरकारों के लिए जब पड़ जाता है सवालों का काल, हम आपके लिए लेकर आते हैं देश का सवाल। क्या युवाओं का गुस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है? क्या सुरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जरूरी है? क्या शिक्षा व्यवस्था में जरूरी तब्दीली का वक्त आ गया है? क्या चलो संसद मार्च जायज विरोध है या कानून व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी चुनौती? अगले घंटे लगातार ये सब कुछ, लेकिन पहले इस वक्त के हेडलाइंस। खास खबर के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा। विपक्ष के कई सांसदों ने बहस से वॉकआउट किया। दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन खत्म। कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन ने अपना ज्ञापन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा। प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह लगा जाम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा, अब आईपीएस अफसर करे अगुवाई। कोर्ट ने कहा, राम मंदिर चढ़ावा जांच का राजनीतिकरण न करें। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का पलटवार। कुवैत में यूएस सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक। एयर डिफेंस ने कई ड्रोन हवा में ही मार गिराए। पूरे कुवैत में सायरन और हाई अलर्ट। स्पेन बना फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना का खिताब बचाने का सपना टूटा। विश्व कप पर स्पेन का कब्जा। यूएन से पाकिस्तान ने फिर लगाई गुहार। कश्मीर मुद्दे पर मांगा वैश्विक समर्थन। शहबाज जरदारी ने जारी किए बयान, शांति के लिए विवाद का समाधान जरूर। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठी आज। भाग रही है। राजू चौक से जो जनता निकल चुकी है, जाम कर दिया गया है। बिल्कुल देखो कितने स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइम आया हुआ है। संसद के दरवाजे पर युवाओं का गुस्सा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला उखाड़ दिया जाएगा। दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट। जो आशुष की गैस की छोड़ी गई, इतना ज्यादा हो गए, भगदड़ मच गई, प्रॉपर भगदड़ मच गई है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल है, कोई पार नहीं कर पा रहा। कोई बुजुर्ग गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़के गिर रहे हैं, हम पे खुद गिर गई, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं। ऐसा नहीं अब लगा अब गए। लोकतंत्र की परीक्षा, जरूरी है सुरक्षा। जेनजी का अटैक, दिल्ली हुई हाईजैक। जी हां, आप देख रहे हैं देश का सवाल और देश की सबसे सुरक्षित इमारत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और उसके दरवाजे तक पहुंचने की जंग। दिल्ली की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। बैरिकेडिंग, भारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक जवान, ड्रोन से निगरानी, वाटर कैनन और हर कदम पर सुरक्षा का पहरा। सवाल सिर्फ इतना नहीं दर्शकों की प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज संसद के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक दी जाएगी या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सख्त जरूरी है? क्या सरकार विरोध सुरक्षा के चश्मे से देख रही है या विरोध सिर्फ राजधानी में किसी तरह की अराजकता रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है? विरोध का अधिकार कहां तक है और सुरक्षा की सीमा कहां शुरू होती है? क्या अब सच में वक्त आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव किए जाएं? पेपर लीक जैसे मुद्दों पर क्या अब बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है? सबसे पहले 6 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली की सड़कों पर कियोस्क मचा रहा।
20 तारीख जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो देखिए किस तरह से युवा जेएनजी सड़कों पर उतरा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली की मांग हो रही है, पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से दिल्ली की सड़कें जंग का मैदान बन गई थी। जी हां, पूरा जो दिल्ली है वो हाईजैक कर लिया था जेएनजीज ने। तस्वीर 1 में देखिए रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर एक्शन में दिखाई दे रही है। तस्वीर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से वहां पर अब पूरा हजारों लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। 3 नंबर तस्वीर में देखिए किस तरह से मेट्रो स्टेशन के भीतर क्योस मचा है, वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। चौथी तस्वीर संसद भवन के गेट के सामने की है, जहां हजारों युवा पहुंचे और वहां पर वाटर कैनन और टीयर गैसेस का इस्तेमाल पुलिस और प्रशासन को करना पड़ा। 5वीं तस्वीर संसद की ही है, जहां पर एक जबरदस्त बैरिकेडिंग करनी पड़ी क्योंकि हजारों लोग संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। और 6वीं तस्वीर उस ड्रिल की है जो संसद परिसर के भीतर हुई, जहां पर सीएएसएफ के जवान बंदूक ताने आपको दिखाई दे रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी देखने वाले दिल्ली पुलिस के जवान गेट की तरफ भागते हुए आपको दिखाई देंगे। और वहां पर ये देखिए ये क्यूआरटी की टीम किस तरह से पोजीशन लेकर वहां पर है। ये तस्वीरें आज दिल्ली में देखने को मिली। दर्शकों, पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, दिल्ली एनसीआर जाम हो गया था और घंटों घंटों लोगों को सड़कों पर इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये प्रदर्शनकारी कौन है, इनकी मांगे क्या हैं, अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। दर्शकों, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान बड़ी बड़ी बातें कही, सुनिए जरा। उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल आ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। ये रोका जा रहा है गाइस, उधर हमें मारा जा रहा है। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, यहाँ तक कि हथकंडे अपना जा रहे हैं, ये हमें जाने नहीं दे रहे आगे। वहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब मेरे पास बगल में गिरा, मैंने उसको उठा के दोबारा फेंका है, उससे मेरे को बहुत हिट हुआ है। फिर लाठीचार्ज भी किया है साथ में हमारे ऊपर। हाँ, उसके बाद हम वहाँ से वापस आए हैं, फिर भी वो अभी बैक टू बैक अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हम वापस अभी फिर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम ऐसा क्रूरता नहीं सह सकते। उसके बाद जो आशुष की गैस की छोड़ी गई, इतना ज्यादा हो गए, भगदड़ मच गई, प्रॉपर भगदड़ मच गई है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल है, कोई पार नहीं कर पा रहा, कोई बुजुर्ग गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़के गिर रहे हैं, हम खुद गिर गई, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं। ऐसा अब लगा अब गए, पूरा बॉडी। तो सुना आपने, एक प्रदर्शनकारी कह रहा है कि भारत को नेपाल बना देगा। देश के सवाल का वक्त हो गया दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या युवाओं का गुस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन का जो शक्ल रुख अख्तियार करने जा रहा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या सुरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जरूरी है और क्यों नहीं की जानी चाहिए? सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या शिक्षा व्यवस्था में जरूरी तब्दीली का वक्त आ गया है, इस पर काम करने की जरूरत है सरकारों को? सवाल नंबर 4, क्या चलो संसद मार्च जायज विरोध है या कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, जिस पर सरकार और प्रशासन ने आज सुबह से ही काम करते दिखे। जद्दोजहद दिल्ली की सड़कों पर होता दिखाई दिया। सवाल नंबर 5 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तत्काल संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इस पूरे रकस का, इस पूरे उपद्रव का हल निकलना चाहिए, चाहे पेपर लीक का मसला हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो। दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। पूरा विश्लेषण आपके लिए हम लेकर आए हैं कि दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ, क्यों जेएनजीज ने दिल्ली को हाईजैक कर लिया था, उनकी मांगे क्या हैं, प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन न्यूज पॉइंट आपको बताना जरूरी है। जो एजेंडा आज के प्रोग्राम का है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, कैसे एक पूरा विषय दिल्ली के लिए मुसीबत का सबब बन गया। न्यूज पॉइंट 1 आपकी स्क्रीन पर, सोनम वांगचुक के समर्थन में चलो संसद मार्च का आह्वान जेएनजीज ने, युवाओं ने किया था और हजारों लोग इसमें शरीक हुए। न्यूज पॉइंट 2 आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा सुधार, परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और संसद के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज पॉइंट 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, संसद सत्र के पहले दिन दिल्ली में भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग करनी पड़ी, क्योंकि जो माननीय हैं, जो सांसद है, उनकी जान को खतरा हो गया था, क्योंकि हजारों का हुजूम पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गया था। न्यूज पॉइंट 4, कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुए हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं क्योंकि पब्लिक ने उन पर पत्थरबाजी की, उनके साथ हाथापाई। न्यूज पॉइंट 5 आपकी स्क्रीन पर, सरकार की ओर से बातचीत की पहल की भी जानकारी सामने आई है। जेपी नड्डा ने मुलाकात की है कुछ लोगों से, लेकिन दर्शकों ऐसे कैसे चलेगा? जी हां,
प्रदर्शनकारियों की 5 बड़ी मांगे क्या थी जिसको लेकर वो पार्लियामेंट की सड़कों पर उतरे, पूरी दिल्ली को जाम कर दिया और पूरा दिल्ली सिसकता रहा, कराता रहा, क्योंकि बेफिक्र होकर ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। रैपिड एक्शन फोर्स, साथ ही साथ पुलिस और तमाम जो एजेंसीज थी, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी हां, मांगे क्या कहती दर्शकों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, मांग नंबर 1, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं जो प्रदर्शनकारी, वो कह रहे हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए। मांग नंबर 2, पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि दोबारा पेपर लीक ना होने पाए। मांग नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, परीक्षा प्रणाली में, जी हां, जो एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम है, उसमें सुधार की बात युवा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में है, क्वेश्चन मार्क है, एग्जाम से पहले पर्चे लीक हो जाते हैं और वहां पर दिक्कतों का जो सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। मांग नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं कि पर्चा लीक करने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कईयों के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है, कुछ तो जेल भी गए हैं। और मांग नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, सरकार तत्काल वार्ता के लिए आए, ये मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतरे थे। लेकिन दर्शकों, संसद की सुरक्षा सवालों के घेरे में आज आ गई जब अचानक संसद के जो 6 द्वार हैं उन द्वारों के ठीक बाहर हजारों लोग पहुंचे, हंगामा करते हुए पुलिस को कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, टीयर गैसेस का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारी संसद के भीतर दाखिल न हो पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता संसद परिसर में उस वक्त थे, क्योंकि मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है 20 तारीख से और वो 13 अगस्त तक चलेगा। चलिए ग्राफिक्स पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं संसद की सुरक्षा के लिए, जी हां, किस तरह का एक्शन लिया गया है। एक्शन नंबर 1, धारा 163 लागू की गई बीएनएसएस की, यानी 2-4 आदमी एक साथ कहीं पर खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, भीड़ भाड़ में हंगामा नहीं कर सकते। एक्शन नंबर 2, भारी पुलिस और सीएपीएफ के जवानों की तैनाती की गई पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ताकि किसी भी तरह का रकस, किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। दर्शकों, एक्शन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, संसद मार्ग पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी ताकि प्रदर्शनकारी मनमाना तरीके से दाखिल न हो सके पार्लियामेंट के भीतर। जी हां, एक्शन टेकन 4, संसद मार्ग पर बैरिकेडिंग के बाद जो अगला सुरक्षा कवच था वो था वाटर कैनन और रॉयट कंट्रोल व्हीकल वहां पर था ताकि उपद्रवी दंगाई वहां पहुंचे तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके वाटर कैनन के थ्रो के जरिए, और रॉयट जो कंट्रोल वैन होती है जिसमें टीयर गैसेस होते हैं उनका इस्तेमाल वहां पर हो रहा था। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए पूरे पार्लियामेंट की निगरानी की जा रही थी, दिल्ली के उन इलाकों की निगरानी हो रही थी जहां पर प्रदर्शनकारी दंगा फसाद कर रहे थे और हंगामा मचा रहे थे। एक्शन नंबर 6, ट्रैफिक डायवर्जन और कड़ी चेकिंग भी दिल्ली पुलिस कर रही थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो पाए, किसी भी तरह की अप्रिय चीज संसद परिसर के पास न पहुंच पाए। एक्शन नंबर 7 जो लिया गया था इस पूरे उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए, बिना परमिशन मार्च पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी, क्योंकि जो मार्च निकाला गया, चलो संसद मार्च, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। मनमाना तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, जंतर मंतर से वो निकले और पूरी दिल्ली को जाम कर दिया। संसद की सुरक्षा कैसे होती? जी हां, सुरक्षा घेरा कैसा है संसद का, क्योंकि आज उसके बारे में भी जानना दर्शकों बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो तस्वीरें देखने को मिली थी वो डरावनी थी, भयावह थी। संसद के गेट तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी और अंदर दाखिल होने की वो कोशिश कर रहे थे। जी हां, सुरक्षा घेरा जो पार्लियामेंट का, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि किस तरह से पार्लियामेंट के जो 6 गेट हैं, पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, उसकी सुरक्षा कैसे देखी जाती है। जी हां, सारे जो चक्र हैं, सारे जो घेरे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। सुरक्षा घेरा नंबर 1, सीआईएसएफ संसद परिसर की मुख्य सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। ये फोर्स जो मेन बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा का जिम्मा इस फोर्स के पास होता है। सुरक्षा घेरा नंबर 2 वो बहुत क्रूशियल है, यहां पर दिल्ली पुलिस संसद परिसर के बाहरी सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी संभालती है। दिल्ली पुलिस के कंधों पर जो आउटर प्रीमाइसेस है उसकी जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा घेरा नंबर 3, यहां पर कौन होता है? यहां पर सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बल जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए यहां पर होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी दे रिएक्ट। जी हां, सुरक्षा घेरा नंबर 4 दर्शकों, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है बहुत जल्दी। सुरक्षा घेरा नंबर 4, हर प्रवेश द्वार पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी चेक और एक्सरे बैगेज स्कैनिंग होती है ताकि कोई हथियार लेकर या किसी भी तरह की अप्रिय चीज लेकर पार्लियामेंट के जो बिल्डिंग है उसके भीतर दाखिल ना हो पाए। सुरक्षा घेरा नंबर 5, फेस रिकॉग्निशन और स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल के जरिए भी वहां पर लोगों की एंट्री को चेक किया जाता है। फेस रिकॉग्निशन कैमरे से यह पहचान होती है कि आने जाने वाले जो लोग हैं कहीं वो क्रिमिनल्स तो नहीं, आतंकवादी तो नहीं। सुरक्षा घेरा नंबर 6, पूरे परिसर में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और 24/7 कंट्रोल रूम से निगरानी की जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट में, जमहूरियत में
देश के माननीय बैठते हैं जो अपने अपने इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरक्षा घेरा नंबर 7, एंटी सैबोटाज और बम डिटेक्शन टीम नियमित जांच करती रहती है संसद परिसर के हर इलाके की, हर कोने की, कि वो भी बहुत एहतियाती कदम बहुत जरूरी है। सुरक्षा घेरा नंबर 8, QRT, क्विक रिएक्शन टीम, जो रिस्पॉन्स टीम है, वो हर वक्त वहां पर तैनात रहती है 24/7, सुबह शाम रात हर वक्त वो टीम वहां पर तैनात होती है। सुरक्षा घेरा नंबर 9, संसद परिसर के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू है और हवाई निगरानी की जाती है। वहां पर कोई भी प्लेन ऊपर से फ्लाई करके पार्लियामेंट के ऊपर से नहीं जा सकता, वो नो फ्लाई जोन है। सुरक्षा घेरा नंबर 10, अगला सुरक्षा घेरा, जो विजिटर्स हैं, आगंतुकों के लिए पूर्व अनुमति, डिजिटल पास, कड़ी पहचान सत्यापन भी बहुत जरूरी है। चलिए दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। अब इस गंभीर विषय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। दिल्ली में जो कुछ हुआ, बीजेपी को भी जवाब देना होगा, कांग्रेस को भी इस बारे में अपनी जो शिकायतें हैं बतानी होंगी, आम आदमी पार्टी को भी अपनी बातें और अपनी शिकायतें रखनी होगी। स्वागत कीजिए विश्वास पाठक साहब का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विशाल लोधी मेरे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और वैभव श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। महेश राजपूत जी भी मेरे साथ हैं, इज एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद हैं। इन सब से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं। वैभव श्रीवास्तव, आज दिल्ली की सड़कों पर जो रकस दिखाई दिया, उसे लेकर क्या एजेंडा, क्या आप कहना चाहते हैं? अमित जी, आज दिल्ली में जो लाखों प्रदर्शनकारी जुटे, वो भारत माता की खूबसूरती और भारत के संविधान की खूबसूरती को दिखा रहे थे जी। मैं खुद वहां पर था और अभी जस्ट मैं आधे घंटे पहले अभी एक प्राइवेट जगह ऑफिस में बैठ के मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। खुद ये रहा निशान सीधे सीधे जो हमें दिल्ली पुलिस ने दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आपने अपने ओपनिंग चैनल्स में खूब सारी बड़ाइयां की कि कितना 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी, 10 लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और दिल्ली पुलिस की पता नहीं आप कारगुजारी नहीं दिखा पाए। मैं आपके पास 15-20 मेरे खुद के रिकॉर्डेड वीडियो में भी आपके मोबाइल अभी मैं चला सकता हूँ, जहां पर बिना किसी उकसावे पे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे पे वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पिटाई की। ये मुझे भी जो चोट आई है वो एक प्रदर्शनकारी, एक हमारी 18 साल की एक युवा बच्ची थी, उसको बचाने के चक्कर में। सो क्या मांगे थी, पहले दिन से क्या मांगे थी कि आप एक डायलॉग प्रोसेस में उतरे। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। संसद से बस 1 किलोमीटर के कम के दायरे में बैठे युवा आपसे क्या चाहते थे कि सरकार उनसे डायलॉग करे। सरकार ने डायलॉग नहीं किया। आज डायलॉग वो शुरू हुआ ना, आज नड्डा साहब ने उनको मिलने के लिए बुलाया, सीजेपी के मेंबर्स को, और उनकी मांगों को लिया ना। क्यों नहीं लिया था पहले? कहां बेशर्मों की तरह छिपके बैठे थे भाजपाई? क्यों इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए कि अपने देश के युवाओं से बात कर सके? और मेरा एक और प्रश्न है उन सभी मीडिया चैनल से जिन्होंने पुरजोर कोशिश की कि ये आंदोलन को बदनाम किया जाए या आंदोलन को दबा दिया जाए। बिना किसी मीडिया सपोर्ट के, बिना किसी भी सपोर्ट सिस्टम के ये लाखों युवा वहां पर जंतर मंतर पर पहुंचे। और केवल जंतर मंतर नहीं, आप मंडी हाउस से आगे आप चल नहीं सकते थे, इस तरह से युवाओं का हुजूम था। वो किसी पार्टी के नहीं थे। मैं एक पार्टी का सपोर्टर हो सकता हूँ, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। वो किसी पार्टी से उनको लेना देना नहीं था। उनकी क्या डिमांड थी? किस और एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, 100 के ऊपर लगातार पेपर लीक्स हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जी की बेशर्म सरकार अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए तैयार नहीं। क्या रखा है? क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है? देना चाहिए ना उनको। विशाल लोधी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उसके बाद मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। आप दोनों से सवाल पूछने के बाद, जो मांगे हैं युवाओं की, वो जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे हैं, ये एक अलग विषय है। पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है देश के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कितना बड़ा मुद्दा है देश के लिए, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली कितना बड़ा मुद्दा है देश के लिए, ये अलग डिबेट है। ये पार्टी के लिए एजेंडा हो सकता है, हमारे लिए नहीं। लेकिन जिस तरह से आज पूरा क्योस हुआ, आपकी जो मांगे थी, उस मांग के लिए आपको जंतर मंतर पर जगह दी गई थी, आप वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैभव श्रीवास्तव, डू नॉट इंटरप्ट मी, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम यू। मैं आपके पास आऊंगा, when I'll come to you then only you can reply। वैभव जी, have some patience, मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे बताइएगा। तो विशाल लोधी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपकी मांगे
और आप देश की चिंता करते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम को लेकर चिंतित हैं, युवा पेपर लीक से परेशान है, ये तमाम बातें समझ में आती हैं विशाल जी। लेकिन दिल्ली में आज जो केओस हुआ, जो दिक्कतें हुई, जो परेशानी हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपसे समझना चाहता हूं, और इस आंदोलन को किस तरह से आप देख रहे हैं, ये कितना जरूरी था करना, कितना जरूरी था जंजीस का सड़कों पर आना। विशाल लोधी। देखिए अमित जी, जिस तरह दिल्ली, जब भी कोई देश में प्रदर्शन होता है, देश में आक्रोश होता है, तो कहीं ना कहीं आज जिस दिल्ली को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये मुद्दा तो उन्हीं के परिवार से जुड़े युवाओं का है। आप देखिए कि भारत देश का युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? सरकार की जो पेपर लीक जैसी नीतियां हैं, लगातार पेपर लीक नहीं हो रहा है। हमारे नेता तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। संसद में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा कि आज जंतर मंतर पर छात्रों के, वो छात्र जो अपने हक हुकूक की बात कर रहे थे, अपने भविष्य को लेके उस जंतर मंतर पर अपने मुद्दे रखने गए थे, सरकार से अपनी मांग को रखने गए थे। आज ऐसा क्या हुआ कि सरकार उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है जो छात्र भारत देश के भविष्य हैं। 92 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हो चुकी होंगी। 2014 से भी अमित जी आंकड़ा उठा के देखूंगा तो 152 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बिल्कुल। आज पूरा भारत देश जो है वो बेरोजगारी की मार को झेल रहा है, मगर सरकार आज धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की बजाय छात्रों पर लाठी चला रही है। अरे मैंने कुछ तो वीडियो ऐसे देखे कि पत्थर लगी जो गाड़ियां वहां खड़ी की गई थी। अब तो ये देखिए कि लाठी चार्ज और वाटर कैनन से छात्रों को जो घायल किया गया है। आज ये सरकार, मैं तो सरकार पे आरोप लगा रहा हूं, मैं शंका जाहिर कर रहा हूं कि इससे बड़ा आज वहां पे कांड हो सकता था जंतर मंतर पर। मगर आज कहीं ना कहीं मीडिया के भी दो रूप है, एक रूप जो सरकार के साथ है, दूसरा रूप जो आज इस देश के आम जनमानस के साथ है। आज उनके द्वारा षड्यंत्र को पर्दाफाश किया गया। तो अमित जी, गंभीर विषय है, 6.5 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य का विषय है। ये आज चर्चा होनी चाहिए। हमारा देश युवाओं का देश है। आज हमारे राहुल गांधी देखिए पूरे देश में छात्रों की गूंज का प्रोग्राम करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जब इस देश का युवा ही बेरोजगार होगा, हताश होगा और रोडों पर आके लाठी खा रहा होगा, तो ये देश जो है इसका भविष्य सुदृढ़ नहीं होगा। Alright. आज देश का भविष्य अंधकार में है। आज एक छोटी सी अमित जी बात कहना चाहता हूँ, एक बात पूरी हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करने आते हैं, बताते हैं बच्चों को कि सुबह ऐसे उठना चाहिए, पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए, पेपर की इस तरह तैयारी करनी चाहिए। इतना ज्ञान हमारे प्रधानमंत्री जी पेपर को लेके जो इतना गंभीर रहते हैं, तो एक पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री देश के सामने आना चाहिए। युवाओं का देश है। आज सबसे बड़ा प्रश्न है, आज प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा रिश्ता है वो धर्मेंद्र प्रधान से निभा रहे हैं। आज चलिए विशाल लोधी, जवाब ले लेता हूं। विश्वास पाठक साहब हैं, आपके सवाल मेरे जहन में भी हैं, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। विश्वास पाठक साहब, मैं आपके पास आखिर में इसीलिए आया ताकि मैं विपक्ष को सुन लूं, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। पेपर लीक का मसला बहुत गंभीर है, और जैसा कि विशाल लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पर अक्सर वो बात करते रहते हैं, युवाओं से जुड़ते रहते हैं, और युवा बहुत करीब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड की बात कर लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात कर लें या और क्षेत्रों में। ये जो आज सड़कों पर दिल्ली के हुआ है, बात तो बिल्कुल सही है कि उनसे पहले ही बात की जा सकती थी, उनसे पहले ही कम्युनिकेशन संवाद स्थापित करना चाहिए था। और पेपर लीक को लेकर, जिस तरह की क्यूआर शीट्स को लेकर, ओएमआर शीट्स को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, उसमें कोई दो राय नहीं है विश्वास पाठक जी, उस पर सरकार को जवाब देना बनता है। जरूर जरूर। देखिए, नीट परीक्षा में लीकेज हो गया, वो गलती हो गई थी, उसको दुरुस्त किया गया, नीट परीक्षा वापस से हो गई है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसद एक ऐसी जगह है वहां पर किसी भी प्रकार की चर्चा हो सकती है। अब नीट विषय से लेकर भी चर्चा हो सकती है। आज हमारे सभापति महोदय बार बार बता रहे थे कि नीट पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन संसद के कुछ नियम है, कानून है, उस प्रकार से उसको लिया से जा सकता है। अभी कांग्रेस और जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, इनका एक पैटर्न बन गया है, जब भी पार्लियामेंट का सेशन आता है तो पहले दिन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स कैसे हम एडजॉर्न करें, कैसे बंद करें, इसी का पूरा प्रयास करते रहते हैं। इनको लोगों के विषयों से लेना देना नहीं है। जो लोकोपयोगी जो हमारी स्कीम्स है उसके ऊपर हमें चर्चा करना है, जबकि हम प्रोसीडिंग्स भेजते हैं, एजेंडा भेजते हैं,
लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको केवल रास्ते पर आकर इस प्रकार का तमाशा करना है। मैं तमाशा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 दिन से वांगचुक के द्वारा ये जो धरना चल रहा था, अनशन चल रहा था, हमने पूरा उनको कायदे से, नियम से उनको परमिशन दी थी, उस प्रकार से चल रहा था। उसके बाद में जिस प्रकार के लोग वहां पर आ रहे थे, जिस प्रकार के वहां पे नारे लग रहे थे, यह सरकार, मोदी जी की सरकार, इस प्रकार के देश विघातक लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए हमने इस प्रकार का कदम उठाया है। मैं बताता हूँ, जैसे नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया या पाकिस्तान में हो गया, इसी प्रकार का ये जो टूलकिट गैंग है, ये सब ऐसा करना चाहते हैं। इनको नीट से क्या लेना देना है? नीट परीक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं। किसी भी छात्र जो नीट में अपियर हो गया था उसमें शामिल नहीं है। यहाँ के जो बच्चे, उनकी जब पूछा गया आप क्यों आए, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमको लाया गया। और वहां पे वांगचुक जी अनशन कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग ठूस ठूस के खाना खा रहे थे, गाना बजा रहे थे। इसलिए ये देश विघातक बातें हैं। इसलिए सरकार ने जो भी कदम मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की है, लगातार मैं सुन रहा हूं। आप देश के युवाओं को क्या बता रहे हैं? आपकी इतनी दरिद्र मानसिकता है, आप क्या बता रहे हैं? देश विरोधी है और संसद में जो आम आदमी पार्टी, विपक्षी लोग हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। युवाओं की तो नीट परीक्षा से कोई लेना नहीं है। ये हमारे संसद को बदनाम करना चाहती है, देश को बदनाम करना चाहती है, प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहती है। इसलिए आपको इसमें आड़े हाथ लेना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अन्ना हजारे का उपयोग किया, अन्ना हजारे का उपयोग करके आप सत्ता में है, लोगों ने आपको खदेड़ दिया, क्योंकि आपको मंशा में यही विषय था। आपको देश को बदनाम करना है, आपको पार्लियामेंट को बदनाम करना है, सभी व्यवस्था को बदनाम करना है। इस प्रकार की कोशिश मोदी जी की सरकार कतई नहीं सहेगी। आपको वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आपको तो माफी मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को माफी युवा कहाँ से आए हैं? आपने कहां से लेकर आए युवा? इनको नीट से क्या लेना देना है? आपने सिर्फ भीड़ इकट्ठा की है, आपको असंतोष निर्माण करना है, देश को बदनाम करना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहिए। आपको पार्लियामेंट बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत थी? आपको पार्लियामेंट तक बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपको देश को बदनाम करना है। आम आदमी पार्टी का ये एजेंडा ही है, आप नहीं करते हो। इसी प्रकार से आप सत्संग में है, आपने अन्ना हजारे का इसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता। बार बार आपकी ये बातें सफल नहीं होगी। ठीक है विश्वास लोधी साहब, विश्वास पाठक साहब, विशाल लोधी साहब। अमित जी एक मिनट, अमित जी इनसे कहिए माफी मांगे, इन्होंने देश के युवाओं को विरोधी बोला, इनको तुरंत माफी मांगनी पड़ेगी। मैं भी युवा हूँ, आप भी युवा, या पैसे पैनल में अधिकतर लोग युवा है और इस देश के भविष्य है। हम लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी देश के भविष्य है। पाठक जी को माफी मांगनी होगी। इतने हल्के में आप नहीं जाएंगे, किसी भी देश के युवा को विरोधी के बाहर जाएंगे। आप माफी मांगिए। पेपर लीक पर प्रदर्शन हो रहा था, वो कांग्रेस और समाजवादी और विपक्षी दल का प्रदर्शन नहीं था। ठीक है विशाल लोधी साहब, चलिए विश्वास पाठक साहब को डिसाइड करने दीजिए कि वो माफी मांगेंगे कि नहीं। मैं सवाल ले लेता हूं अपने पैनल से। कोई माफी मांगने का सवाल नहीं आता है। माफी तो आम आदमी पार्टी ने मानना चाहिए। आप लोगों के माथे भड़का रहे हो। अन्ना हजारे का इसी प्रकार से उपयोग किया था। एक एक करके जब इंक्वायरी होगी, किस बच्चों को हमने क्या सिखाया था, वो सब उजागर होगा। ठीक है विशाल लोधी, स्टे विद मी, स्टे विद मी। विशाल लोधी, स्टे विद मी, स्टे विद मी। महेश राजपूत मेरे साथ है, शिक्षाविद है, एजुकेशनिस्ट हैं। महेश, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकार पेपर लीक को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर और तमाम जो शिकायतें हैं विपक्ष की, जेनजीज की, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है? आपको लगता है सरकार फिक्रमंद नहीं है? यू आर ऑन म्यूट महेश राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। महेश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। तीनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं सर। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं बहुत ही रैशनल और नपी तुली बात करूंगा और तीनों से ही प्रश्न पूछ लूंगा। देखिए आप, सबसे पहले जैसा कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मैं मालिक हूं, आप जीतेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताऊंगा कि हर आदमी प्रॉब्लम पर बात कर रहा है, सॉल्यूशन पर किसी ने बात नहीं करी, तीनों ही पार्टियों के लोगों ने। और तीनों से ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं कि सरकार, ये सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सरकार ने गलत किया या सही किया। इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना ये अपने अपने तरफ से बोल रहे हैं। अगर इसको आप रैशनली देखेंगे तो जो सोनम वांगचुक जी हैं,
उनका जो मुख्य एनजीओ है सर, एक स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट करके लद्दाख में उनका एक एनजीओ है, उसको फंडिंग आती है एफसीआरए के थ्रू और फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग आती है। वो सरकार ने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है सर। उसके लिए भी उनका एक ग्रज है, अपने अंदर उनके एक दिक्कत है। लेकिन यहां जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो चल रहा था स्टूडेंट्स के लिए, नीट के लिए प्रोटेस्ट। और बहुत अच्छी बात है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर बोल रहा हूं, और बात भी करनी चाहिए। सब सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप मौन हो जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति मौन हो जाता है तो या तो उसको घमंडी समझा जाता है या उसको समझा जाता है कमजोर। तो कमजोर समझा जाएगा तो जनता पार्लियामेंट पे पहुंच जाएगी सर, और आपको घमंडी समझा जाएगा तो फिर रोष उखड़ता है। तो सरकार की यह गलती रही है कि उनको बात जरूर कर लेनी थी, कुछ रिप्लाई करना था। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, सारे ही लोग जवाब देंगे कि यहां पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका है एक बार, और ये उमर अब्दुल्ला साहब भी जम्मू कश्मीर से 20 तारीख को ही आ रहे हैं, और यहां ये एक डेट निश्चित की गई है कि 20 तारीख को आएंगे। अगर आंदोलन की ही बात है तो अभी अभी राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी रैली करी थी, भारत जोड़ो रैली। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सर। अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो यहां इतना बड़ा क्या आंदोलन हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी था, कि एक व्यक्ति जो याकूब मेनन के केस की पैरवी करता है वो वहां मौजूद होता है। एक महिला जो हामिद अंसारी जी के परिवार से आती हैं और वहां गाना गाती हैं पाकिस्तान के एक पोएट की, के नाम रहेगा अल्लाह का, और ठीक उसी टाइम पर प्रकाश राज आते हैं और वो कहते हैं कि आपको जय श्री राम बोलना है, हम जय संविधान बोलेंगे। जय संविधान तो हम भी बोलेंगे भारत के नागरिक होने के नाते, लेकिन अगर नाम रहेगा अल्लाह का, इसका समर्थन है, सपोर्ट है, इसका सम्मान है भारत में, तो फिर जय श्री राम आपको गलत नहीं लगना चाहिए। अब इसको अगर पॉलिटिसाइज कर दिया इन लोगों ने, तो आप मुझे बताइए कि वो पेरेंट्स कहां हैं उस मंच पर जिनके के बच्चों की मौत हो गई या जिनके बच्चों का देहांत हो गया, जिन्होंने सुसाइड कर ली। अगर ये उनको आगे रखते रादर देन दीज काइंड ऑफ पीपल्स हु आर मेकिंग बज ओवर देयर, तो हो सकता है प्रोटेस्ट में जान रहती, पार्टियों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। अलग पांडे सर हैं पीडब्ल्यू वाले, उन्होंने पिछली साल एक किया था और एक आदमी ने नारा लगाया कि हमको चाहिए आजादी। यार तुमको 70-80 साल में आजादी नहीं मिल रही है, हर चीज में आजादी, तो कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं। उसी टाइम पर गुड़गांव में सर 6 लोग पकड़े जाते हैं बांग्लादेशी, अभी की न्यूज है एकदम करंट की, और उनसे पूछा जाता है कि आप यहां कैसे रह रहे हैं, तो पूरी रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी है प्रवक्ता महोदय ने तो तीनों लोगों को पढ़नी चाहिए। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हम 6 से 7 साल पहले आए हैं और सोसाइटी में इनकलकेट करने के लिए बोला गया है। अभी 95 करोड़ का फंड पकड़ा गया है बेंगलोर से और वो एटीएम्स के थ्रू निकाला गया है और उसको सरकार ने ब्लॉक किया है। ईडी की रेड पड़ी है वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, और चारों जगह से ये जो फंडिंग है, क्योंकि पहले दिन पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है सर 20 तारीख को, आज पहले दिन एफसीआरए 2.0 पर बात होने वाली है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कैसे इस चीज को इंटरप्ट किया जाए, लेकिन साथ ही एट द सेम टाइम गवर्नमेंट आल्सो हैज द अकाउंटेबिलिटी। अंडरस्टूड योर पॉइंट। वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा एक सवाल है वैभव कि युवाओं की मांग जायज है, नेट पेपर लीक का मसला जायज है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी जायज है, युवाओं के लिहाज से मैं बात कह रहा हूं, लेकिन इस पूरे इश्यू को पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है। ये साफ साफ लग रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबू श्रीवास्तव। अमित जी, मुझे लगता है कि ये चीज नहीं है। ये जो आपके प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जो अभी बीजेपी और उनके प्रॉक्सी के लोग जो बोल रहे हैं, ये नया नहीं है। मैं बताऊं 2011 में मेरी उम्र 20 साल थी और तब मैं अन्ना आंदोलन चल रहा था, और अन्ना आंदोलन में सेम टू सेम ये सवाल पूछे जा रहे थे कि बीजेपी आरएसएस के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी वाले कूद कर, नरेंद्र मोदी जी के तो आंसू नहीं रुक रहे थे 2011 में कि अन्ना जी और अरविंद केजरीवाल की सेहत की इतनी फिक्र कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी रोज एक बाल्टी आंसू चुहा रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ ये जो सवाल आपका उठ रहा है शूट द मैसेंजर वाला, ये कोई नया नहीं है। मैं फिर से आता हूँ, 2 चीजें आपके चैनल पे आरोप तो ये भी लगा कि बीजेपी, मैं ये झूठ जो पार्टी है वो आपकी प्रॉक्सी है, जो आंदोलन के लिए बैठी थी, ये भी कहा गया कि वो भी आपकी प्रॉक्सी है।
अमित जी, मैं बोल रहा हूँ हमारी पार्टी को पिछली बार बीजेपी की प्रॉक्सी बोला गया था, कांग्रेस वाले बोलते थे। अन्ना आंदोलन से जब हमारी पार्टी बनी तो कांग्रेस, इतना घमंड था कांग्रेसियों को, कांग्रेस वाले क्या बोलते थे कि बीजेपी आरएसएस ने खड़ी की है आम आदमी पार्टी, 2013 में बोलते थे। और आपके साथ शायद उस डिबेट पे नहीं रहूंगा मैं, तो वो सारे डिबेट हमें पता है, हमने वो आंसर किया है। माय पॉइंट इज कि जो झूठ बोला गया मैं आपके सामने चैनल पे, वो मैं आपको वापस बोल दूं। आपने करेक्ट नहीं किया, मुझे लगा आप मेरे बड़े भाई, आप करेक्ट करेंगे। पहली बार तो ये बोला था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि परमिशन दी थी हमारी सरकार ने, देखो 21 दिन तक। तो वहां पे दिल्ली पुलिस का खुद का डेटा, ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले, इसीलिए कहता हूँ पढ़ के आया करें, अपना खुद का डेटा ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बोला है कि ये बिना किसी परमिशन के ये धरना चल रहा है, बिना किसी परमिशन के ये रोड मार्च हो रहा है, बिना किसी परमिशन ने, हमने कोई परमिशन नहीं, जंतर मंतर खाली कर। ये पहले दिन से चल रही है जब वहां पेंशन शुरू हुआ है। तो ये फैक्चुअली गलत है यहाँ पर बीजेपी। दूसरा चीज, एनईटी के बाद तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी पाठक जी आपके सामने कह रहे थे, अमित जी, मैं भी उम्मीद कर रहा था, चलिए मैं बता देता हूँ। एनईटी के बाद 4 पेपर रोल लीक हो गए, और उस एनईटी लीक के बाद, और उसके बाद ये जो अभी डीयू के पेपर्स जो हुए थे, उसको इवन दैट पेपर्स, आपने देखा होगा कि पूरा सिस्टम जैम हो गया था फर्स्ट हाफ में जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब अगर ये देश का युवा अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांगता है, सरकार, देखिए ये आंदोलन ही नहीं पनप पाता। ये जितने भी कॉकरोचेस आए थे ना, लाखों की संख्या में, कॉकरोच आ ही नहीं पाते अगर नरेंद्र मोदी जी बड़ा दिल दिखाते हुए बोलते थे कि ये बात सही है, अकाउंटेबिलिटी मैं फिक्स करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाता हूँ, और अब इंश्योर करता हूँ आप लोगों को बेटा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं आपकी कोई भी पेपर लीक नहीं होने दूंगा। इतना बोलना था। छोटी छोटी बात पे तो नरेंद्र मोदी जी मन की बात 1-1 घंटा चलाते हैं, आपके न्यूज चैनल्स पे भी चलता है। तो मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट का यही चलवा देते कि बेटा आप लोग परेशान मत हो, मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता हूँ, और अपने एजुकेशन मिनिस्टर को सैक करके एक कॉम्पिटेंट आदमी को लेकर आता हूँ। लेकिन वो नहीं किया गया। तो आज क्या हो रहा है, इन लोगों पर प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ वो, मैं तो पूछ रहा हूँ, इतना हमारे देश के युवाओं पे आज फख्र है मुझे कि मेरी भी उम्र 36 साल हो गई, मैं उस एजुकेशन वाले मोड से अब निकल के अब मैं एम्प्लॉयमेंट वाले मोड पे आ गया हूँ। लेकिन मुझे आज अपने देश के युवाओं पे फख्र है, उन्होंने बाबा साहब के संविधान की, गांधी जी के प्रिंसिपल्स की लाज रखी। एक शब्द किसी ने कोई गलत बात नहीं बोली है, किसी ने कोई भी पथराव नहीं किया है। सरासर झूठ बीजेपी और दिल्ली पुलिस स्क्रिप्ट से दे रही है, क्योंकि मेरे पास विजुअल्स हैं। नहीं, विजुअल्स तो हमारे पास भी हैं वैभव, पुलिस वाले का सर फट गया है वैभव, विजुअल्स तो हमारे पास भी है, एक पुलिस वाले का सर फट गया, वो तस्वीरें हमने भी देखी है जिसमें पत्थर मारा, आपने कहा है ना पत्थर मारा गया, दिखाइए मुझे। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सर फट गया इनका। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी को, लेकिन आप ये क्या बोला गया कि पत्थर फेंके गए। कल रात में 1 ट्रक पत्थर जंतर मंतर पर हम लोग थे, वहां पे कैसे आ गया? पुलिस की निगरानी में 1 ट्रक पत्थर किसने मंगवाया? पुलिस ने रोका क्यों नहीं? ये सब तो प्रूफ है हमारे पास। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट जांच हो ना, निकल के आएगा। विश्वास पाठक, जवाब दीजिए, पत्थर कैसे पहुंचे जंतर मंतर पर? पुलिस की इतनी हाई सिक्योरिटी वहां पर थी। पत्थर का इनका पूरी तरह से प्लान चल रहा था, शुरू से पत्थर आए थे। और आपकी पुलिस मकारा थी, नहीं पकड़ पाई। आपकी पुलिस मकारा थी, नहीं पकड़ पाई। पार्लियामेंट का सेशन होता है, ये ऐसे नए नए कारण ढूंढते हैं। इनको पार्लियामेंट नहीं चलाना है, इनको देश को बदनाम करना है, इनको पार्लियामेंट्री संस्था को बदनाम करना है। और नीट तो इस बार के इनको बहाना मिल गया। इसके पहले भी यही था, कभी राफेल की बात थी, कभी चौकीदार चोर है, ये कभी भी पार्लियामेंट के युवाओं का आंदोलन था। थोड़ी तो शर्म कर लें, थोड़ी तो शर्म कर लें। वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, लाखों युवाओं का आंदोलन था। थोड़ा तो शर्म कर लेते। भाई जरा हमें बात कर रहे हो तो सुनने का धैर्य रखो। ठीक है वैभव, सुनिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है वैभव, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, मुझे अभी विशाल जी के पास भी जाना है। विश्वास पाठक साहब प्लीज बात पूरी करिए अपनी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर इतनी अच्छी थी तो योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, ये सब लोग छोड़ते क्यों गए? ये नौटंकी लोग थे, ये देशद्रोही लोग हैं। जब इनको पता चला तो इनके अच्छे सब लोग चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लाइन एकदम क्लियर है, हम संभाषण करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से लोग यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं, भीड़ इकट्ठा की गई है, उनको कतई हम बरतेंगे नहीं, उनके ऊपर पूरा कठोर प्रहार करेंगे। ठीक है, विशाल लोधी। अमित जी, मैं आप फिर से, इन्होंने आपत्तिजनक शब्द यूज किया और आपने कुछ नहीं बोला। इन्होंने देशद्रोही बोला।
आई रेस्पेक्ट दैट कर्टसी कि आप उनको रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है वैभव, मैं आपके पास आऊंगा। विशाल प्लीज। विशाल, अमित जी, जो सरकार, जो विपक्ष होता है वो आईना होता है सरकार का, और सरकार से ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो विपक्ष की होती है। महेश जी की मैं बातों का समर्थन कर रहा हूं। महेश जी ने बहुत प्रयास किया सरकार के पाप को धुलने का। महेश जी ने जो सुरक्षा पे सवाल किया, मैं तो कहता हूं कि आज जितनी भी पूरे देश में, चाहे आप राष्ट्रीय सीमा की बात करिए चाहे अंतरिम सीमा की बात करिए, हर जगह सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है। हर जगह सरकार फेल नजर आ रही है। आज खुद देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राम का चंदा चुराने वालों को शर्म नहीं आई, चंदा चोरी करने में शर्म नहीं आई, तो पेपर लीक में ये देश विरोधी बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि आतंकवादी बता रहे हैं, बड़े बड़े युवा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इनको शर्म कहां से आएगी? याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये देश युवाओं का है और आपने लोकतंत्र पर चोट करने का काम किया है, और यही युवाओं का हो आपके गर्त में ले जाने का काम करेगा। आप पूछिए ना देश के प्रधानमंत्री जी से, कि आज दिल्ली में रहते हैं ना, आज हजारों युवाओं पे लाठी चलाई गई, शांत क्यों है? आज इस देश में जिस तरह छात्रों को नीट परीक्षा में हजारों, आप महेश जी पूछ रहे थे ना कि जिनकी आत्महत्या की उनके पिता ना चाहिए, रिया कुमारी नाम की एक छात्रा थी, उसके पिताजी रमेश देहरादून गूंज के, राहुल गांधी जो एक छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें वो आए थे और उन्होंने सरकार को जगाने का काम किया था। उन्होंने अपना बच्चा खोया है। जो लाठी चल रही है ना, ये आम आदमी नहीं है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई बिल्कुल निचले स्तर के परिवार का बेटा है। यहाँ राजनीति नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो हुकूक की बात हो रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, उनके समर्थित लोग क्या कहते हैं? आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार खुद बदनाम हो रही है। कितनी पेपर लीक हुए हैं पाठक जी, पता है आपको? एक पेपर लीक में कितना पैसा बर्बाद होता है? आम आदमी, कोई अडानी के बच्चे नहीं, देश में अडानी के बच्चे नहीं है, अंबानी के बच्चे नहीं है, में री एग्जामिनेशन नहीं हुई, रिक्शा चला के पैसा लाते हैं, आपने इस्तीफा लिया, पूरे दिन रोजगार करके पैसा लाते हैं, एग्जाम में पेपर लीक हो गए, अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रयास करते हैं। मगर रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने लोगों ने आपने इस्तीफा लिया, कितने लोगों ने आपने इस्तीफा लिया? इसलिए आपको इसको राजनीति करके देश को बदनाम करना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदनाम करना है, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करना है। नेपाल जैसी स्थिति निर्माण करना चाहते हो, आप बांग्लादेश समान स्थिति निर्माण करना चाहते हो, कतई आपका ये जो प्रयास है सफल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मोदी जी बैठे हैं। मगर आप घर में अपने बेटे से जरूर माफी मांगिएगा, जिस तरह आपने देश के बेटों को क्या गद्दार कहने का काम किया। ये आपने जो विद्यार्थी है, तभी एक देश का बेटा संतुष्ट हो जाएगा। इधर से उधर से लोग लेकर आए हैं, इनोसेंट लोग हैं, रोजगार दे पा रही है, न शिक्षा दे पा रही है, न सुरक्षा दे पा रही है, सिर्फ धोखा दे रही है इस देश के युवाओं को। आज बहुत शर्म का विषय है कि आज हम चर्चा किस पे बैठी करने, आज हमारे देश के भविष्य को पीटा जा रहा है। आज हमारे देश के लाखों छात्रों को आतंकवादी बताया जा रहा था, गद्दार बताया जा रहा था। अरे पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं है? सब नहीं है, आप जो इकट्ठा कर रहे हो वो गद्दार है। राम के चंदे को चुराने वाले लोग हैं। बार प्रूव हो गया है। आपके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने गद्दार लोगों को लिया था, युवाओं को आपने ठगा, महिलाओं को ठगा, देश की सीमा सुरक्षित है, और आप क्या कहते हैं? देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो, आप ये सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है, आपको जनता के विश्वास नहीं है। मांग लीजिए, इस देश की जनता का दिल बहुत बड़ा है, आपको माफ कर देगी, मगर आपकी चंदा चोरी, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से आप चोरी को बर्दाश्त नहीं करने देगी, आप देश को बदनाम कर रहे हो, पूरी संस्थाओं को बदनाम कर रहे हो, ईवीएम मशीन को बदनाम कर रहे हो, इलेक्शन मशीन को बदनाम कर रहे हो, बार इसलिए आपको लोग नकार रहे हैं। आना चाहिए, क्यों आपकी ऐसी हालत हो गई है, देश के युवाओं से, और ये हालत होगी कांग्रेस की, इस तरह की पेपर लीक नहीं होगा, इस प्रकार का काम करते हो, रोजगार की व्यवस्था दी जाएगी, देश को सुरक्षा दी जाएगी। आप वादा करें ना प्रधानमंत्री जी, हम लोग साथ है, विपक्ष साथ है, मगर क्यों प्रधानमंत्री तो मुक्त भाग रहे हैं? पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करो, डिस्कस करो,
आप क्यों भाग रहे हो? पार्लियामेंट में डिस्कशन का सभापति ने जवाब नहीं कहा है आपके है पास, नीट के ऊपर भी चर्चा क्योंकि होगी। आज पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पार्लियामेंट में नीट के ऊपर भी चर्चा होने के लिए तैयार है, चंदा लेकिन कोई नियम कानून और आप पालोगे? इन्हीं विषयों पे इस प्रकार से गुनाहगार कौन बच्चों है? को आप गुमराह भारत की करके सरकार, मोदी पार्लियामेंट जी के की ऊपर सरकार, चढ़ाई करोगे? भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार सरकार, की शिक्षा दोगे? मगर आज आपको समझ इसलिए नहीं आएगी, आपको क्योंकि जनता आप ने तो इस देश से प्रकार से गद्दारी करने परमानेंट वाले घर में लोग बिठा थे। दिया है, आपको आपको बिल्कुल लोगों ने भविष्य में नहीं बचा है। अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है, तो आज आपको ये छात्र क्यों गद्दार नहीं नजर आ रहे? ठीक है, आपको तो माफी मांगना ठीक है। पड़ेगा पटेल जी। विश्वास जी और विशाल लोधी, मैं महेश राजपूत के पास जा रहा हूं। महेश जी, जो प्रॉक्सी आपको कह रहे हैं, वैभव श्रीवास्तव आपको कह रहे हैं कि आप बीजेपी के प्रॉक्सी बनकर बात कर रहे हैं। जी। नहीं, मैंने इनका नाम नहीं लिया। एक सेकंड अमित जी, मैंने इनको नहीं बोला है। अच्छा, ठीक, जो प्रॉक्सी होगा वो समझ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए लिया भी हो तो दैट मे बी दैट्स योर व्यू पॉइंट, व्हाट आई मीन वाज एंटायरली डिफरेंट देन योर थिंकिंग। विशाल लोधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात उनसे कहना चाहता हूं, शायद उन्होंने मेरी बात को मिस इंटरप्रिटेट कर दिया कि एक महिला थी और उसने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी है कल, और वो महिला है जिसका बच्चा काफी मेधावी था, उसके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन जैसे ही पेपर लीक हुआ, कैंसिल की खबर आई, तो वो डिप्रेशन में चला गया। तो वो महिला ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और बहुत लंबे समय तक वो वहां जुड़ी रही, लेकिन बाद में उसको पता चला है कि नीट को छोड़कर वहां हर चीज हो रही है। तो उसने ये बात वांगचुक साहब को कही है, और वांगचुक साहब चूंकि तबीयत काफी खराब है, इज कंटिन्यूअसली ऑन द फास्ट सिंस 20 डेज, तो उन्होंने कहा है दीपके को ये बात बोलो, लेकिन दीपके वहां प्रेजेंट नहीं है, वो किसी एनसीपी के किसी अध्यक्ष वगैरह के वहां रहते हैं। तो उसने इस बात का बुरा मान करके, भाई जो जेन्युइन चीज है उस पर बात नहीं हो रही है, वहां हजार तरीके की बात हो रही है, उन्होंने स्याही को फेंका है उन पर। दूसरी बात, सबसे पहले सर, कांग्रेस ने 40 से 50 साल राज किया है। आज हम अगर बीजेपी से क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, करना भी चाहिए, वो सत्ता में है, लेकिन क्या हम कभी ये सोचा है हमने कि हमने 50 साल में स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी स्किल डेवलप की कि हम सिर्फ डिग्रियां ही बांटते रहे मैकाले की शिक्षा पद्धति पर? जैसे मैं अभी अब जीतेंगे चलाते हैं, वहां स्किल प्रोग्राम चलता है, लाइव लर्निंग के साथ लोग स्किल सीखते हैं और डेफिनेटली गारंटेड जॉब लेते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी पुरानी एकेडमिक एजुकेशन में जो 40-50 साल में कुछ ऐसा जोड़ा कि लोग एटलीस्ट एक जॉब ले पाए? जो बीए, बीएससी, बीकॉम, इवन इंजीनियर्स भी ऐसे घूम रहे हैं डिग्रियां ले लेके, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो सॉल्यूशन पर किसी ने बात नहीं करी। समस्याएं तो आज भी हैं, एनईपी आई, लेकिन वो भी पुरानी पद्धति पर ही आई, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो अकाउंटेबल सारी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है तो बीजेपी से ही हम क्वेश्चन करेंगे। इनसे करना चाहिए क्योंकि ये सत्ता में है, जिसमें अहम, तुमसे पहले भी जो तख्ते नशीं था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यकीन था। तो अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आप भी उखड़ेंगे। भाई कांग्रेस की इतनी बड़ी लीगेसी थी, वो उखड़ी। और आम आदमी पार्टी को देखो, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी उनका उतना वर्चस्व नहीं है जितना वो प्रिटेंड करते हैं, तो उतना मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है अमित जी, बस 20 सेकंड। नहीं, पूरा टाइम लीजिए, मेरे पास 3 मिनट और बचे हुए हैं, मैं उसके बाद विशाल जी के पास जाऊंगा। बोलिए। अमित जी, मैंने अभी तक महेश जी को अलाइन नहीं किया था, अब मैं उनको भाजपा ही बोल रहा हूँ, और उसका रीजन है, बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। जिस महिला की बात की, बरखा त्रिहान नाम है, और संयोग से अमित जी, क्योंकि हम लोग भी जा रहे थे बीच में, तो उसके आसपास मैं वहां पे मौजूद था। बरखा त्रिहान नाम है उस महिला का, जो कि महिला भारतीय जनता पार्टी के राइट विंग से जुड़ी हुई है, और वो वही महिला है जिसने कुलदीप सेनकर, जो कि रेप के चार्जेस लगे थे बीजेपी के, उनके समर्थन में प्रोटेस्ट लीड किया था इसी जंतर मंतर कह रहा हूँ। तो अब मैं इनको कैटेगरिकली भाजपा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने कैटेगरिकली मिस कोट किया है यहाँ पर। अगेन अमित जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिर से बार बार वो जो हुआ, आज आंदोलन हुआ, लाखों के लोग आए, अब वापस से हम उनके मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। मुद्दे रिजॉल्व नहीं होने चाहिए। पहले दिन से जब यह अनशन शुरू हुआ और अब से लेकर आज तक जो उनके मुद्दे थे और जो उनकी डिमांड्स थी, कंसिस्टेंट रही है, चाहे बीजेपी की और चाहे उनके जो वहां पे लोग इन्वॉल्व थे। आपको जो डायलॉग प्रोसेस आपने आज इनिशिएट किया है और इसके लिए आप आगे आए हैं, मैं इसमें लिए आपको मंत्री साहब को बधाई भी दूंगा। ये आपको पहले करना चाहिए था। उनकी जो तीनों डिमांड है, जो 3 डिमांड है, वो भी मैं आपके सामने कैटेगरी के लिए बता देता हूँ। सीजेपी के जो अपना लेटर उन्होंने नड्डा साहब को दिया है। सबसे पहले तो सोनम वांगचुक जी की तुरंत रिहाई होनी चाहिए।
जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या का पाप बीजेपी के हाथों में है, जिन्होंने सुसाइड किया था, उन सभी बच्चों के परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि दी जाए और अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। ये 3 डिमांड जो सीजेपी की तरफ से रखी गई है, ये तीनों पर अभी पूरा देश देख रहा है और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बिलीव करते हैं कि वो इन तीनों मुद्दों को और हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, तो हम इन तीनों मुद्दों पर हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ध्यान देंगे और ये तीनों मुद्दों को जो युवाओं को भरोसा देता है उनकी सरकार के प्रति, क्योंकि इन्हीं युवाओं ने आपकी सरकार चुनी। पॉइंट टेकन वैभव, इन युवाओं से पॉइंट टेकन। विशाल लोधी, मेरे पास आखिरी 2 मिनट, मेरा एक सवाल भी है विशाल आपसे, आप उसको भी कंक्लूड करिएगा। राहुल गांधी देश की सुरक्षा, अस्मिता, संविधान और बाबा साहेब की बात करते हैं, लेकिन पेपर नीट का लीक का जो मसला था उस पर भी राहुल गांधी ने संसद में भी बोला, बाहर भी बोला और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग मंच पर ये सवाल खड़े किए सरकार के खिलाफ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये जो रकस क्रिएट किया गया है, राहुल गांधी क्यों नहीं इस पूरे मसले को लेकर, जैसे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राम मंदिर को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, तो नीट को लेकर एक चिट्ठी लिखें, पेपर लीक को लेकर एक चिट्ठी लिखें, एजुकेशन सिस्टम पर को लेकर एक चिट्ठी लिखें। इनिशिएशन क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? अगर राम मंदिर इतना इंपॉर्टेंट उनको लग रहा था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। विशाल, देखिए अमित जी, आपका क्वेश्चन जायज है और जो ये प्रदर्शन का जो समय है, सत्र चल रहा है, संसद सत्र के दौरान ही प्रदर्शन हो रहा, अब तो जवाब दे सकता है सामने है, तो पत्र लिखने की अब कोई जवाब नहीं। अब तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सामने बैठे होंगे। आज लोकतंत्र की अदालत चल रही है, जवाबदेही प्रधानमंत्री की। हमारे सारे नेता, चाहे राहुल गांधी हो, हमारे राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे हो, हमारी बहन माननीय प्रियंका गांधी हो, सब लोग लगातार सरकार को इस पर प्रश्न करने का, सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, मगर सरकार भाग रही है। अमित जी, सरकार कौन देगा? हम और आप बैठ के सिर्फ इस पे चर्चा कर सकते हैं, इस मुद्दे की गंभीरता को जनता के सामने रख सकते हैं, मगर उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो वो है, वो तो सरकार ही करेगी ना। सरकार बताएगी कि युवाओं को लाठी नहीं चाहिए। विश्वास पाठक साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, तुमका बहुत शुक्रिया। विशाल भाई बिल्कुल वक्त नहीं है, विशाल भाई बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैभव श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश राजपूत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दर्शकों, 2 चीजें हैं। पहला ये कि नेपाल में भी एक आंदोलन हुआ था, बालिन शाह प्रधानमंत्री चुनकर आए, अब वहां का यूथ बालिन शाह को भी सत्ता से हटाना चाहता है। बड़ा मसला ये है, पॉलिटिकल वेंडेटा करिए, रखिए, प्रैक्टिस भी करिए, लेकिन युवाओं को उसमें मत झोंकिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही।